नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार मिठारवाल। आप सभी का स्वागत। आज हम केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने केंद्र राज्य के विधायी और प्रशासनिक संबंधों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। भारतीय संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 264 से 293 के बीच केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय या करों के बंटवारे को लेकर वर्णन किया गया है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के कौन से भाग में वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया। भाग 12 अनुच्छेद 264 से 293 तक। इनमें भी मुख्य जो अनुच्छेद है वो निम्न प्रकार हैं। अनुच्छेद 265 ये कहता है विधि प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं, कि संसद के कानून के बिना कार्यपालिका किसी भी प्रकार का कोई कर लागू नहीं कर सकती, किसी प्रकार के कर में कटौती नहीं कर सकती। तो संसद के कानून के तहत ही कोई कर लगाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 265 में कहा गया है। यहाँ बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि विधि प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं। तो अनुच्छेद 265। इसके बाद में पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 के अंदर संचित निधि का या संचित कोष का गठन किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 264(1) के तहत ये प्रावधान किया गया है कि संसद देश के लिए एक संचित निधि का गठन करती है। यह संचित निधि भारत की अलग है और राज्यों की अलग होती है। भारत की जो संचित निधि है उसका गठन संसद के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में संचित निधि जो है उसकी भंडारण जो क्षमता है वो 500 करोड़ रुपए है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि संचित निधि का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 266(1) के तहत संचित निधि का गठन किया जाता है। गठन कौन करता है? संसद करती है। वर्तमान में इसकी भंडारण क्षमता 500 करोड़ रुपए है। संचित निधि के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी राजस्व या कर या ऋण से जो पूंजी प्राप्त होती है, जो संपत्ति प्राप्त होती है, वो संचित निधि में ही जमा होती है। इसके साथ साथ संचित निधि से जो धन निकाला जाता है उसमें संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। लेकिन संचित निधि से दो प्रकार से धन निकासी होती है, एक संसद की विधि के द्वारा और एक संसद पर भारित व्यय होता है जो कुछ विशेष पदों के लिए होता है। तो संचित निधि में धन जमा करवाना या उसे निकालना ये संपूर्ण प्रक्रिया संसद के कानून के तहत ही या संसद की विधि के तहत ही होता है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की संचित निधि पर किस किस का व्यय है या किन किस लिए भारत की संचित निधि से खर्च किए जाते हैं। तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय का उल्लेख अनुच्छेद 112 के तहत किया गया है। राष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति या उपराष्ट्रपति कहते हैं इसको, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर ही भारित है। इसके साथ साथ नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन भी भारत की संचित निधि पर ही भारी है। और जो न्यायालय हैं उनके द्वारा जो डिक्री या पंचांश या जो आदेश दिए जाते हैं उनका व्यय भी संचित निधि, भारत की संचित निधि पर ही भारित है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल का या जो राज्यपाल होते हैं उनके वेतन भत्ता किस पर भारित है। तो राज्य की संचित निधि पर होता है, लेकिन राज्यपालों को जो पेंशन मिलती है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ऐसे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से मिलते हैं, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से मिलता है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल को वेतन भत्ते कौन सी निधि से मिलता है, राज्यपाल को पेंशन कौन सी निधि से मिलता है। तो वेतन भत्ते राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से और इनको पेंशन भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है। इसके साथ ही दूसरी निधि होती है भारत की
लोक निधि, भारत की लोक निधि, इसे लोक लेखा भी कहा जाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266(2) में किया गया है। अनुच्छेद 266(1) में संचय निधि का उल्लेख, जबकि अनुच्छेद 266(2) में लोक निधि या लोक लेखा का उल्लेख किया गया है। लोक लेखा में भारत का वह धन जमा होता है जो भारत की संचित निधि में नहीं होता। भारत की संचित निधि को छोड़कर जितने भी जो राजस्व सरकार को प्राप्त होता है, वो शेष राजस्व भारत की लोक निधि या लोक लेखा में ही जमा होता है। भारत की संचित निधि संसद के अधीन होती है, जबकि लोक निधि या लोक लेखा कार्यपालिका के अधीन होती है। जैसे कर्मचारी भविष्य निधि से जो धन प्राप्त होगा, बचत बैंक जमा से जो अपना सेविंग अकाउंट होता है उससे जो जमा करवाते हैं, वो विभागीय जमा, ये सभी लोक लेखा खाते में ही जमा होते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि लोक निधि या लोक लेखा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ये किसके अधीन है, इसमें कौन सा धन जमा होता है। इसके बाद में आती है आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। भारत और राज्य दोनों जगह ही आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, जबकि राज्यों की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होती है। लेकिन भारत में आकस्मिक निधि का गठन संसद के द्वारा किया जाता है। तो आकस्मिक निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 267। प्रत्येक राज्य में और केंद्र में दो अलग अलग होती हैं। गठन केंद्र में संसद के द्वारा, राज्यों में विधानमंडलों के द्वारा, जबकि नियंत्रण केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यों में राज्यपाल के द्वारा। आकस्मिक निधि का मुख्य उद्देश्य यही है कि आकस्मिक जब जरूरत होती है, भूकंप, बाढ़, युद्ध या जो भी स्थिति होती है, तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा इस निधि से ही धन निकाल कर दिया जाता है। भारत में प्रथम आकस्मिक निधि का गठन 1950 में किया गया था। तो यहाँ प्रश्न बार बार यही पूछते हैं, आकस्मिक निधि का गठन कौन से अनुच्छेद में होता है, गठन कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है, राज्य में नियंत्रण कौन करता है, भारत में प्रथम आकस्मिक निधि का गठन कब किया गया। इसके बाद में आता है वित्तीय आयोग। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे और वित्तीय अनियमितताओं या वित्तीय विवादों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय होने के साथ साथ एक अर्ध न्यायिक निकाय भी इसे कहा जाता है। प्रत्येक 5वें वर्ष नए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारत का वित्त आयोग का गठन या इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 5 वर्ष के लिए। यहाँ भारत का प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो अब वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसका गठन नवंबर 2017 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे श्री N.K. सिंह। और ये 15वां वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक अर्थात 5 वर्ष के लिए अपने सुझाव या अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारा कौन से आयोग के द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? वित्त आयोग कैसी संस्था है? वित्त आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? इसके अध्यक्ष कौन थे? वो अब तक कितने वित्त आयोग का गठन किया गया? अंतिम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? इसके अध्यक्ष कौन थे? ये तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है?
वित्त आयोग अनुच्छेद 281 के तहत जो रिपोर्ट तैयार करता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग को अनेक कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन मुख्य जो कार्य हैं वित्त आयोग के वो निम्न है। पहला काम, मुख्य काम है केंद्र राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना। ये प्रश्न पूछा जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा कौन करता है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को समय समय पर जो अनुदान सहायता राशि दी जाती है, उनके जो सिद्धांत तय किए जाते हैं, जो मापदंड निर्धारित किए जाते हैं, वो भी वित्त आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके साथ साथ 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों एवं नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इन पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए संसाधनों, वित्तीय संसाधनों के संबंध में वित्त आयोग सुझाव देता है। ये भी केंद्रीय वित्त आयोग ही देता है। इसके साथ साथ केंद्रीय वित्त आयोग या राष्ट्रीय वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे संसद में प्रस्तुत करता है। तो राज्य का वित्त आयोग अलग होता है और राष्ट्र का वित्त आयोग अलग होता है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि क्या 73वें और 74वें में पंचायत या नगर पालिकाओं के संसाधनों के संबंध में भी क्या राष्ट्रीय वित्त आयोग सुझाव देता है? तो इसके संबंध में भी ये सुझाव देता है। इसके साथ साथ अगला है अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 में यह उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार समय समय पर राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करती है। अगर राज्य में सूखा, अकाल पड़ता है या कोई महामारी आती है या राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है, तो केंद्र तमाम मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 275 के तहत राज्य को सहायता अनुदान उपलब्ध कराती है। इसके साथ साथ कुछ कर, जब केंद्र और राज्यों के द्वारा राजस्व के लिए जो कर वसूले जाते हैं, वो कर कुछ संघ सूची के विषयों में के संबंध में संपूर्ण कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूले जाते हैं, जबकि राज्य सूची के संपूर्ण विषयों के संबंध में कर राज्य सरकार के द्वारा वसूले जाते हैं। संघ सूची में या केंद्र के द्वारा जो कर वसूले जाते हैं वो निम्न है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि संघ सूची के विषय हैं। इन विषयों पर कर का संग्रहण भी केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है, जबकि राज्य सूची में आने वाले विषयों पर कर संग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें निम्न कर आते हैं: व्यक्तिगत कर, कृषि भूमि पर कर, भूमि व भवनों पर कर, पशु व नौकायन पर कर, बिजली उपभोग पर कर, विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी कर आदि कर राज्य सरकार के द्वारा वसूले जाते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो कर वसूले जाते हैं या केंद्र सरकार के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, उनका वितरण अनेक प्रकार से किया जाता है। पहला है निगम और सीमा शुल्क। निगम और सीमा शुल्क केंद्र द्वारा लगाया जाता है। केंद्र ही इन करों को वसूल किया जाता है और केंद्र इस संपूर्ण राजस्व को अपने पास रखता है, जबकि आयकर और उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार लगाता है, यही वसूलता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच इसे बांट दिया जाता है। इसके अलावा कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है, राज्यों द्वारा वसूल किया जाता है और राज्य ही अपने पास रखते हैं। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़रूर। धन्यवाद, थैंक यू।